नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कविता की बात करने जा रहे हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 100 साल पहले थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं W.B. येट्स की द सेकंड कमिंग की। चलिए इसके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। कविता शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सोचिए, इस एक लाइन में पूरी कविता का, पूरे उस दौर का संकट छिपा है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बिखर रहा है। और ये कोई आम समय नहीं था, ये वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद का वक्त था। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस केओस और कोलैप्स की बात कर रहे थे। तो चलिए इस एनालिसिस के पहले पार्ट में चलते हैं। हम देखेंगे कि यीट्स ने किन शब्दों और इमेजेस का इस्तेमाल किया है ये दिखाने के लिए कि कैसे दुनिया आपके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है, कंट्रोल से बाहर हो रही है। कविता की पहली इमेज ही देखिए, कितनी पावरफुल है। एक फैल्कन यानी एक बाज जो गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जा रहा है अपने जायर में। लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना ऊपर और इतना दूर चला गया है कि उसे अपने मालिक यानी फैल्कनर की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ फैल्कन आमतौर पर ह्यूमैनिटी या सोसाइटी को सिंबलाइज करता है, और फैल्कनर वो है कंट्रोल, ऑर्डर या कोई सेंट्रल अथॉरिटी। तो जब फैल्कन फैल्कनर को नहीं सुन सकता, इसका साफ मतलब है कि समाज का अपने सेंटर से, अपने कंट्रोल से कनेक्शन ही टूट गया है। अच्छा, पिछले लाइन में एक शब्द आया था जैर। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये येट्स का अपना एक बड़ा ही फैसिनेटिंग, थोड़ा मिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। वो मानते थे कि हिस्ट्री यानी इतिहास सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि वो 2000 साल के साइकिल्स में चलता है, एक स्पाइरल कोन की तरह। जैसे भंवर होता है ना, कुछ वैसा। और उनके मुताबिक जब एक 2000 साल का साइकिल खत्म होता है और नया शुरू होने वाला होता है, तो बीच का जो समय होता है ना, वो बहुत ही वायलेंट और कियोटिक होता है। पूरी कविता दरअसल इसी बदलाव के समय की कहानी है। तो ठीक है, सेंटर टूट गया, कंट्रोल चला गया, लेकिन इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा क्या निकलता है? चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि इस कोलैप्स से कैसे मोरालिटी और ऑर्डर सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। येट्स कहते हैं, मेरे एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, मतलब शुद्ध अराजकता, उसे दुनिया पर खुला छोड़ दिया गया है। और फिर आती है ये भयानक इमेज, द ब्लड डिम्ड टाइड। सोच कर देखिए, एक ऐसी लहर जो खून से लाल हो चुकी है। ये सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद की हिंसा की तरफ इशारा है। ऐसा लग रहा है मानो हिंसा का एक समुंदर उमड़ आया है, जिसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। और इस खूनी लहर में क्या डूब रहा है? द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस। ये सेरेमनी ऑफ इनोसेंस क्या है? ये है हमारे समाज की वो बुनियादी चीज़ें जो हमें आपस में जोड़ती हैं। हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, एक दूसरे पर विश्वास, मासूमियत। बेसिकली यीट्स कह रहे हैं कि वो सब कुछ इस हिंसा की बाद में डूब चुका है, सब खत्म हो चुका है। अब आती हैं इस कविता की शायद सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइंस। देखिए क्या हो रहा है इस दुनिया में। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो सही हैं, उनके अंदर से विश्वास ही खत्म हो गया है, वो बिल्कुल पैसिव हो गए हैं। और दूसरी तरफ द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। जो बुरे लोग हैं, जो गलत हैं, वो पूरे जोश और जुनून से भरे हुए हैं। ये एक अजीब सा उल्टा पुल्टा समाज बन गया है, जहां अच्छाई चुप है और बुराई पूरी ताकत से चिल्ला रही है। यहां तक तो येट्स हमें बता रहे थे कि दुनिया में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब कविता में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। अब ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, अब कवि को एक विजन दिखता है, एक दृश्य। और ये कोई आम दृश्य नहीं, ये एक भयानक, एक प्रोफेटिक विजन है। कवि को अचानक महसूस होता है, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड। मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई पर्दा उठने वाला है। वो कहते हैं, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। अब देखिए, सेकंड कमिंग क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का इस धरती पर दोबारा आना। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, येट्स यहाँ इस आइडिया को लेते हैं और उसे बिल्कुल सिर के बल पलट देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये विजन आ कहाँ से रहा है? येट्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, स्पिरिटस मुंडी। इसका मतलब है वर्ल्ड सोल या आत्माएं जहां। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरी इंसानियत की एक कलेक्टिव मेमोरी हो, एक ऐसी जगह जहां हम सब की यादें, कहानियां और इमेजेस स्टोर्ड हैं। और कवि को ये परेशान करने वाला दृश्य इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिल रहा है। तो क्या देखते हैं कवि इस विजन में? ध्यान से सुनिए। उन्हें दिखती है एक अजीब सी आकृति जिसका शरीर एक शेर जैसा है, लायन बॉडी। ये साफ साफ ताकत का,
आक्रामकता का, एक आदिम पशु शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उस शेर जैसे शरीर के ऊपर सर किसका है? एक इंसान का, एक मनुष्य का सर। ये कॉम्बिनेशन सोचिए कितना अजीब और डरावना है। एक तरफ जानवर की अनियंत्रित ताकत और दूसरी तरफ इंसान की बुद्धि, उसकी सोच। ये इन दोनों का एक बहुत ही भयानक मिश्रण है। और उसकी आंखें, उसकी निगाहें कैसी हैं? येट्स लिखते हैं, अ गेज ब्लैंक एंड पिटिलेस एज द सन, बिल्कुल खाली और सूरज की तरह निर्दयी। अब सूरज को सोचिए, वो जब चमकता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या जल रहा है, उसमें कोई इमोशन नहीं होता। बिल्कुल वैसी ही निगाहें इस जीव की हैं, जिसमें ना कोई दया है ना कोई करुणा, सिर्फ एक ठंडी बेरहम क्रूरता। तो अब हम पहुंचते हैं अपने एनालिसिस के फाइनल पार्ट में। हमने इस जीव को देख लिया, लेकिन ये है कौन? और सबसे जरूरी सवाल, ये जा कहाँ रहा है? हाँ, ये लाइंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर हैं, पर चलिए इन्हें समझते हैं। 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, इसका मतलब है पिछले 2000 साल, यानी क्रिश्चियन एरा, जो अब एक पत्थर की नींद में है, एक तरह से बेजान हो चुका है। और इस नींद को किसने डिस्टर्ब किया? एक रॉकिंग क्रेडल ने, एक झूले ने, जो किसी के जन्म का संकेत है। लेकिन इस जन्म से ये नींद जागी नहीं, बल्कि एक डरावने सपने, एक नाइटमेयर में बदल गई। तो सीधा मतलब ये है कि 2000 साल का एक युग खत्म हो रहा है और एक नए और बहुत ही भयानक युग का जन्म हो रहा है। और फिर आती है कविता की आखिरी और सबसे चौंका देने वाली लाइन, एक सवाल जो यीट्स हम सबसे पूछते हैं। एंड वॉट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। वो कौन सा भद्दा खूंखार जानवर है जिसका समय अब आ चुका है और वो पैदा होने के लिए धीरे धीरे बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है? सोचिए, बेथलेहम, वो जगह जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। अब वही जगह इस राक्षस का, इस नए युग की इस बीस्ट का जन्मस्थान बनने जा रही है। ये हमें इसी भयानक सवाल के साथ छोड़ देते हैं कि आने वाला कल, आने वाला भविष्य आखिर कैसा होगा।